खुद का मूल्यांकन कर बच्चों में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करें। संस्कार युक्त शिक्षा से ही सशक्त व समर्थ होगा राष्ट्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसे समर्थ बनना पड़ेगा और समर्थ बनने के लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनाना पड़ेगा। शिक्षा ही हर व्यक्ति के भीतर आत्मा अनुशासन की भावना पैदा करने, राष्ट्र के मुद्दों से जुड़ाव व समर्पण का भाव पैदा करने का सशक्त माध्यम है। एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है कि जब वह अपने बच्चों को समर्थ और योग्य बनाकर उनमें राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है। इसके लिए सबको स्वयं मूल्यांकन भी करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है तो इसका मतलब वह अपने साथ समाज व राष्ट्र के साथ भी धोखा कर रहा है। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग, बुक, शूज, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे। फिर ये हुआ कि नहीं, अभी हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चे के अभिभावक के खाते में जाने लग गई। अब शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बनती है? प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर के अभिभावकों के साथ बैठें और अभिभावकों को इस बारे में जवाबदेह बनाएं कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहन करके और साफ सुथरे कपड़े के साथ वे बच्चे स्कूल में आए, अपने बैग के साथ आए, अपने जूते मोजे पहन करके आए। यूनिफॉर्म साफ सुथरी होनी चाहिए। स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान ने गांव में स्वच्छता के एक नए प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, तो बीमारियां भी कम हुई। और ये गोरखपुर मंडल तो इस बात के लिए सबसे ज्यादा यानी स्थापित था। इस सीजन में यहां पे इंसेफ्लाइटिस की बीमारी होती थी, हजारों मौतें होती थी। आज इंसेफ्लाइटिस को स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कारण हम लोगों ने पूरी तरह उसका उन्मूलन कर दिया। आप देख रहे होंगे इस समय इंसेफ्लाइटिस का कोई भय नहीं तो इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष उत्तर प्रदेश में 1000, 1200, 1500 मौतें होती थी। आज इसका कोई भय नहीं है। इसलिए हम सबको इस पूरे कार्यक्रम के साथ पूरी पवित्रता के साथ जुड़ना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयास करना, विद्यालय में और भी कुछ नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की तैयारी करना। ये सभी चीजें अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इन चीजों को ध्यान में रखना, जो सरकार ने आज यहां पर आपके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की है। टैबलेट वितरण के लिए अगर हम देखेंगे तो 14,360 टैबलेट केवल गोरखपुर मंडल में ही वितरित किए जा रहे हैं। ये टैबलेट आपको तकनीकी दृष्टि से सक्षम तो बनाएगा ही, लेकिन साथ साथ आपको प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का भी एक माध्यम बनाएगा और यह आपके लिए उपयोगी होगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में लागू करके भारत को दुनिया का शिक्षा में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री जी वर्तमान में लीड कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का नेतृत्व अपने अपने विद्यालय स्तर पर, बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर पर सामूहिक रूप से हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वे इसको यहाँ पर शिक्षा की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर 600 आईसीटी लैब स्थापित हो रही हैं, तो इसी के साथ यहाँ पे 64 विकास खंडों में हम लोग आज गोरखपुर में भी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और स्मार्ट क्लास के लिए भी अगर प्रदेश भर में 22,260 परिषदीय लैब और स्मार्ट क्लास की स्थापना हुई है, तो गोरखपुर मंडल में भी 1086 इस परिषद विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ भी आज हम इसके साथ करने जा रहे हैं। यहां हम सबको मदद कैसे कर सकता है? आप देखते होंगे कोरोना कालखंड में अचानक क्या समस्या खड़ी हो गई थी। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से कोई था, शिक्षा था। हमें बच्चों को प्रमोशन देना पड़ा, बिना किसी परीक्षा के प्रमोट करके अगली क्लास में भेजना पड़ा था। वर्ष भर विद्यालय बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई में विपरीत असर पड़ा और तब तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री जी की पहल थी। परिणाम क्या है? आज एक जगह में बैठ करके एक शिक्षक प्रदेश के सभी, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर
22,260 स्मार्ट क्लास एक साथ सेटअप कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि एक जगह से 22,260 विद्यालयों की स्मार्ट क्लास को एक जगह से संचालन करने की सामर्थ्य आज तकनीक के माध्यम से संभव हुआ है और हम इस कार्य को कर सकते हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद में किसी शिक्षक ने अपने प्रयास से पाठ्यक्रम को सहज और सरल बनाने के लिए कोई प्रयास किया है, आपका टैबलेट उसमें आपका कंटेंट देने का एक माध्यम बन सकता है, आपको बहुत अच्छा सशक्त माध्यम बन सकता है। आप भी अपने कंटेंट को उसके माध्यम से देखिए, भेजिए, अच्छा क्या कुछ आप देख सकते हैं। और अच्छा शिक्षक तो वही है जो निरंतर शोध करते हुए शिक्षा के सरलीकरण में अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सके। शिक्षा की इस नींव को मजबूत बनाने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। जब आप इस दिशा में प्रयास करेंगे और खासतौर पर प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपने के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे, यानी बच्चा तीसरी क्लास में ही अगर विद्यालय में आएगा और उसको विद्यालय के प्रवेश में देखता हूं, जब 5वीं क्लास में विगत वर्ष जब सत्र प्रारंभ हो रहा था, पहली क्लास में 5 साल के बच्चे को जब प्रवेश कराया जा रहा था, बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे रो रहे थे स्कूल न जाने के लिए कि स्कूल नहीं जाना है। लेकिन जब आप आंगनबाड़ी के माध्यम से जुड़ना प्रारंभ करेगा, तीसरी क्लास में वो विद्यालय आना प्रारंभ करेगा और उसको वहां पे बच्चों के साथ खेलकूद करने में, दोस्ती करने में अच्छा लगेगा, तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा लाभ उसको प्राप्त होगा। और जब पहली क्लास में वो जाएगा तो पहली क्लास के साथ जुड़ने में उसको और अच्छी मदद मिलेगी। आज तो पाठ्यक्रम भी नया नया पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा परिषद अपने यहां उतार रही है। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हम बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं। खासतौर पर जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप की स्कीम होंगी और खास तौर पर जो योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की है, बेटियों के लिए खास तौर पर पात्रता की श्रेणी में जो आ रहे हैं, अगर आप उन बेटियों को इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, कितना बड़ा लाभ होगा उन बच्चों को। एक, बेटियां स्कूल भी आएंगी, दूसरा उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त होगा। और 15,000 रुपए का पैकेज अब तक हम उन बेटियों को दे रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीका से आच्छादित होगी तो भी उसको इंसेंटिव मिलना है। पहली क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, 5वीं के बाद 6ठी क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, 8वीं के बाद जब 9वीं क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, और 9वीं के बाद अगर वह बेटी हाई स्कूल पास करने के बाद फिर अपना कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, तब भी सरकार के स्तर पर उसको पैसा मिलेगा। अब तक हम 15,000 दे रहे थे, नए सत्र में हम इस राशि को बढ़ा के 25,000 करने वाले हैं। कितना लाभ होगा किसी गरीब बेटी को अगर आप इस योजना के साथ जोड़ते हैं। या तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जिन योजनाओं के साथ जुड़कर के आप समाज को अपने साथ जोड़ने का एक कार्य कर सकते हैं। मुझे अक्सर इस बात पर पीड़ा होती है जब ये कहा जाता है साहब शिक्षक को कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पे। एक शिक्षक को अपने विद्यालय के अलावा जिस गांव में वो विद्यालय स्थित है या जिस न्याय पंचायत में विद्यालय स्थित है, जिस विकास खंड में है और जिस जनपद में है, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की आर्थिक स्थिति की भी पूरी और सही तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। पहले यह प्रयास होना चाहिए अपने गांव से। गांव से आप शुरुआत करिए। गांव में कितने परिवार हैं, इन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं, कितने लोग प्राइवेट कार्य करते हैं, कितने लोग अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग अलग अलग क्षेत्रों में, उनका मूल्यांकन करके एक अच्छा वो बना सकते हैं। उनका एक वहां की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति की एक अच्छा स्टडी आप अपने स्वयं भी विद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। उस गांव का किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया होगा, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे उन्होंने स्वतंत्र भारत में, उस गांव में कोई शहीद परिवार वहां उस गांव का होगा,
कोई ऐसा जवान होगा जिस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के किसी युद्ध में वह जवान शहीद हुआ होगा, उसके नाम पर गांव में क्या स्मारक बना है कि नहीं बना है, ये सब जानकारियां आपको होंगी। गांव के बारे में, गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास हो सकता है। गांव कृषि बाहुल्य है, गांव में खेती बाड़ी है, गांव में बागवानी है, गांव में नदी है, गांव में तालाब है, गांव में पशुपालन की संभावनाएं हैं, गांव में व्यवसाय की संभावनाएं हैं, गांव में कुछ भी तो नया कुछ हो सकता है, नयापन हो सकता है। ये जानकारी एक शिक्षक रखेगा तो बहुत अच्छा होगा और इस दिशा में प्रयास होना। और इसका सबसे अच्छा माध्यम कब बनता था, जब जनगणना होती थी और शिक्षकों से कहा जाता था कि वे जाकर के एक एक घर में जाकर के उन परिवारों का थोड़ा मूल्यांकन करें, आंकड़े इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करें। और डाटा इकट्ठा करने के लिए जब एक शिक्षक जाता था तो जाता ही नहीं था, दो कार्य करता था। एक अभिभावक के साथ संवाद बनाता था और दूसरा कार्य वो वहां जाता था तो वहां जाने के बाद वह शिक्षक वहां जाकर के एक और कार्य करता था। उन्हें पता लगता था गांव की क्या स्थिति है, क्या है गांव में, क्या पोटेंशियल है, क्या कुछ हो सकता है इस गांव में। ये खेती बाहुल्य है, यहां बागवानी हो सकती है, यहां पशुपालन हो सकता है, यहां व्यवसाय हो सकता है, यहां पे अन्य कोई परंपरागत कारीगरी के लिए कुछ नए कार्य हो सकते हैं। जैसे गोरखपुर में औरंगाबाद एक गांव है, टेराकोटा के लिए विख्यात है, दुनिया के अंदर विख्यात है। मुझे लगता है गोरखपुर के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां के कारीगरों ने टेराकोटा के माध्यम से उस गांव को वैश्विक मान्यता दिला दी। आखिर गोरखपुर में तो गांव है, बहुत सारे गांव होंगे। आखिर आजमगढ़ में भी ब्लैक पॉटरी जो होता है ये किसी एक गांव से तो प्रारंभ हुआ, आज उसको वैश्विक मान्यता मिल गई। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होंगी। तो गांव में जब आप जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, संवाद बनाएंगे, तब ये संवाद आपको और आपके कार्यकाल को यादगार बनाएगा। और याद रखना, कार्यकाल जितना यादगार होगा, लोगों के लिए स्मरणीय होगा, लोग आपको स्मरण करेंगे। और नौकरी का मजा तो तभी है जब हमारे कार्यकाल को लोग जाने, अच्छे ढंग से उसको एप्रिशिएट करें, और हमारे वहां से जाने के बाद तब लोग हमें स्मरण करें, तब आपकी उपलब्धि है। टाइम पास करने में तो हर एक व्यक्ति का टाइम पास तो हो ही रहा है। एक शिक्षक का काम टाइम पास करना नहीं है, निर्माण करना है, समाज के निर्माण की इकाई को मजबूती प्रदान करना है, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करना है। जो समर्पण का भाव, याद करिए, एक सामान्य बच्चे के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करने का सामर्थ्य किसी में था तो एक शिक्षक में ही था। वो चाणक्य जैसा शिक्षक था, और उस शिक्षक के लिए उस गुण को अपने अंदर अंगीकार करते हुए इस राष्ट्र को इस प्रकार के नागरिक देने के एक सामर्थ्य आप सबको विकसित करनी चाहिए। और इसके लिए आज के लोग तकनीक से हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद आज इसके माध्यम से एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहा है, जब टैबलेट, आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लास, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए वंडर बॉक्स और दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं बेसिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद देता हूं। आप सभी शिक्षकों को, जिनको इसका माध्यम बनना है, उसके लिए इसका अभिनंदन करते हुए आह्वान करूंगा कि इस तकनीक का बेहतर उपयोग करिए, शासन की इन उपलब्धियों को बेहतर उपयोग करिए और उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा की इस नींव को इतना सुदृढ़ करिए कि इस पर बनने वाला भवन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में सफल हो सके, और उसका रास्ता उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से आगे बढ़े। इसका आह्वान करते हुए मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।